21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है वक्त कम बचा है, इसलिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में जान झोंक रखी है। बीजेपी भी 2014 की चुनावी जीत को दोहराना चाहती है। सीएम मनोहर लाल खट्टर इस बार भी हरियाणा में पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। सीएम खट्टर का क्या है हरियाणा जीत का पूरा प्लान, उनसे खास बातचीत की इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित सावंत ने। इंडिया न्यूज पर खास तौर पर खुद मुख्यमंत्री से आज हम बात करेंगे। चुनावी सभाएं हम आजकल आपकी देख रहे हैं, आप एक के बाद एक कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। किससे आप मुकाबला मान रहे हैं, क्योंकि आईएनएलडी का जिस तरह की स्थिति इस वक्त है या जेजेपी एक नई पार्टी बनकर आई है, किससे मुकाबला आप मानकर चल रहे हैं इस चुनाव में? देखिए रोहित जी, पार्टी के नाते तो किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है हमारा, क्योंकि सब पार्टियों का एक ताना बाना बिखर चुका है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे एनएलओ हो, चाहे जेजेपी हो। जेजेपी तो बहुत एक छोटी पार्टी, कुल मिलाकर के परिवार में 2 बेटे और एक उनके माताजी, 3 लोगों का इस प्रकार का सारा सिस्टम है, बाकी और कुछ बचा नहीं है। और इसी प्रकार से एनएलओ है, एनएलओ में भी अभय चौटाला और बाद में उनके बेटे उतने तक सीमित है। कोई उनके पास न कोई पदाधिकारी बचा है, न उनके पिताजी चूंकि जेल में हैं, पैरोल की बार बार प्रयत्न करते हैं, पैरोल पर वो आ नहीं पा रहे हैं, तो पार्टी के नाते से कोई सिस्टम स्ट्रक्चर उन लोगों का नहीं है। कांग्रेस में जितने लोग हैं सब अपने अपने तरीके से बटे हुए हैं अपनी अपनी सीटों पर, या एक आध सीट उनकी चहेतों की जो है उस पर वो जाकर के अपना प्रचार कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली कुछ लोग अलग अलग जगह पर जरूर उनके अच्छे चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, पुराने अनुभवी लोग हैं, उनके सामने हमारे भी चाहे नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ रहे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल कुछ जगह पर मुकाबला जरूर हो सकता है, लेकिन कहीं पार्टी के नाते से भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र सारा योजना से चल रहा है प्रचार अभियान। ऐसी योजना ना मुझे कांग्रेस में देख रही, ना किसी और पार्टी में देख रही। मुख्यमंत्री जी, रोजाना हम देखते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, रोजाना लोग बीजेपी में शामिल होते हैं। रोजाना पता नहीं आप कितने सैकड़ों पटके आप लोगों को पहनाते हैं और बीजेपी ज्वाइन कराते हैं। ये कपड़ा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ से आपने इतने पटके सिलवा रखे हैं? देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक है कि पार्टियों में हर प्रकार के लोग हैं और उनके जो अच्छे लोग हैं वो अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारी नीतियों में विश्वास रखते हैं, तो हमारे द्वार उनके लिए खुले हैं। लेकिन एक ही बात हमने तय की है कि किसी की कंडीशन नहीं होगी, बिना कंडीशन के आएंगे, यहाँ सबके साथ मिल करके काम करेंगे। आखिर समाज के लिए, देश प्रदेश के लिए और लोगों का इस प्रकार से आना, और उसमें ठीक लोग होंगे, एडजस्टमेंट करके चलेंगे पार्टी के साथ। हमारा जो कार्य पद्धति है उसमें काम हमारे पास बहुत है, काम की कमी नहीं है। रूट लेवल तक हमने काम खड़ा किया है, चाहे हमारा प्रदेश की कार्य समिति है, जिलों की कार्य समितियां हैं, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, इवन मंडलों में, मंडलों के बाद शक्ति केंद्रों पर, उसके बाद बूथ पर, और अब तो बूथ के नीचे भी हमने पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था बना ली है। इसलिए काम हमारे पास पर्याप्त है, हम हर व्यक्ति को काम देने की क्षमता रखते हैं। और जब सरकार बनती है तो सरकार में भी बहुत से लोगों को काम मिलता है। आखिर 90 विधायकों के अलावा भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें हम अनुभवी लोगों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये योजना सब हम चुनाव के बाद सब करने वाले हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति वो उपयोग हर एक व्यक्ति का होता है, कोई बेकार नहीं है। कोई भी ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं जिसकी औषधि ना बनती हो, कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसका मंत्र ना बनता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका उपयोग ना होता हो। योजकस तत्र दुर्लभा, योजक की ही आवश्यकता होती है, और वो प्रभु ने हमें एक संगठन के नाते से बहुत से लोग दिए हैं इन सबका उपयोग कर लेंगे। योजना की बात आपने मुख्यमंत्री जी की, और आपका जो संगठन है उस संगठन का जो दर्शन है, जो विचार है, वो आप कहते हैं कि पूर्व योजना पूर्ण योजना। तो जिस तरह से 11 विधायकों को टिकट काट दिए, तो क्या ये भी पूर्व योजना और पूर्ण योजना थी? देखिए, बहुत से विषय होते हैं, कारण होते हैं, जिसमें से हम कई बार तो उन व्यक्तियों को कहते हैं कि भी आपकी वजह दूसरा जो व्यक्ति है उसको एक अवसर मिलना चाहिए, और उनके लिए भी योजना में हमारे पास काम बहुत है, कामों में कमी नहीं है। हमारे यहाँ से कोई बगावत किसी ने नहीं की है। अगर एक आध नाम को मैं अगर छोड़ दूं, जैसे मान लो नाम ही लेना हो तो मुझे कापड़ेवा से हमारे रेवाड़ी के, इसके अलावा कोई विधायक ऐसा नहीं जिसको टिकट ना दी गई हो और कोई बागी हुआ हो। सब लोग वहाँ पर जिन को हमने खड़ा किया है उनके साथ सहयोगी बनकर के काम कर रहे हैं, और सबका मानस एक है कि पार्टी जीतनी चाहिए, और उस पार्टी में उन जिनको हमने प्रत्याशी बनाया उनके लिए वो मिलकर के काम खड़ा कर रहे हैं। मुहावरों की राजनीति सामने आ गई है, कांग्रेस जो है वो खुलकर वार कर रही है आप पर। ये मुहावरों की राजनीति क्या, ऐसा कौन सा आपने मुहावरा कह दिया कि पूरी कांग्रेस तिलमिला उठी है? देखिए, मुहावरे सामान्यतः एक सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए एक पद्धति होती है, और ये मुहावरे कोई आज के नहीं है। हमारे पूर्वजों ने सदियों से ये मुहावरे बनाए हुए हैं। इन मुहावरों से अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है और थोड़ा आसान तरीके लोग समझ भी जाते हैं, उनको उसमें आनंद भी आता है। तो मानो मैंने अगर कोई बात ऐसी कह दी
मानो उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि उल्टे बांस बरेली को, कोई काम सीधा चल रहा है और उसको उल्टा कर दिया जाए, जबकि सीधा काम ठीक होता है, उसको उल्टा करने का अर्थ ही अनर्थ में बदल जाता है। तो एक मुहावरा है, ये मुहावरा हमने दिया। उन्होंने एक प्रावधान ऐसा कर दिया अपने घोषणा पत्र में कि हम आएंगे तो पढ़ी लिखी पंचायतों का जो प्रावधान हमने किया था, हम इस प्रावधान को हटा देंगे, ऐसा कांग्रेस ने कहा। तो हमने मुहावरा दे दिया। इसी प्रकार से अब वो सरकार अगर बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। हमने कभी सरकार बनेगी तब ना, उसके लिए मुहावरा है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब ये तो मुहावरे हैं, सब समझते हैं। इसी प्रकार का एक मुहावरा हमने उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने के लिए अपनी कसरत की पूरे देश भर में, और उसमें सफल नहीं हुए। अब ये हमेशा कभी कोई काम के लिए कोई प्रयत्न करे, उसमें सफल न हो, तो एक मुहावरा है कि खुदा पहाड़ निकली चुईया। अब ये मुहावरे तो लोगों को समझ में आते हैं, तो इसलिए इन मुहावरों के माध्यम से थोड़ा लोगों का मनोरंजन भी होता है, आशय स्पष्ट हो जाता है। और इन मुहावरों के लिए हमने तो कभी बुरा माना नहीं है। आखिर हमने तो आज मंच पर मैंने खुले तौर पर कहा कि अगर सामने वालों को भी हमारे बारे में कुछ मुहावरे ध्यान में आता हो तो दीजिए ना, लोगों की जानकारी बढ़ेगी। तो आपका कहना है कि मुहावरों वाली राजनीति जरूर शुरू हुई है। मुख्यमंत्री जी, एक और अब इन मुहावरों पर तो आपने बड़ी खुलकर अपनी बात कही, लेकिन एक बात आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपने, क्योंकि आपने संगठन में इतना लंबा अरसा काम किया, क्या आपने सोचा था कि हरियाणा में, आपने बीजेपी के संगठन मंत्री भी रहे, कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ऐसा दौर भी देखेगी कि बीजेपी का टिकट लेने के लिए लोग तरसेंगे? क्योंकि एक दौर वो था जब आप लोग शायद रात के अंधेरे में स्कूटर पर जाते थे, लोगों के लिए मनाते थे किसी को चुनाव लड़ने के लिए, और सामने वाला सुबह इनकार कर देता था। क्या सोचा था कि ये दौर आएगा? देखिए, वैसे तो परिवर्तन जीवन का नियम है, और इतने लंबे समय से कांग्रेस ने शासन किया, और एक तरफा शासन की जो व्यवस्थाएं चलती हैं, तो कभी कभी ऐसे अवसर हर एक के जीवन काल में लंबे समय तक अगर सुधारात्मक कदम न उठाया जाए तो उसमें आते हैं। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा जो जिसको कहना चाहिए डार्क पक्ष ये है कि उन्होंने परिवारवाद की राजनीति करनी शुरू कर दी। अब परिवारवाद में जरूरी नहीं है कि जो आगे हमारी पीढ़ी में नया आदमी होगा वो उतना ही योग्य होगा जितना पहले बड़ा होगा, तो योग्यता में निरंतर उसमें ह्रास होता चला गया, कमी आती चली गई। और आज उनके जो लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, चाहे पार्टी को चाहे कहीं कहीं सरकारों में, उनकी उतनी योग्यता नहीं है, जिसके कारण से आखिर कोई भी दूसरा दल होता है, आज उनके सामने हम भारतीय जनता पार्टी के नाते से खड़े हैं, तो उनके जो फेलियर्स हैं हम जनता को बताएंगे। जब हमने जनता को यह सारी बातें बताई, जनता को वास्तव में लगता है कि नहीं, अब कांग्रेस पार्टी में कोई इस प्रकार का सिस्टम शासन करने की योग्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग लगे, संयोग से हमारा नेतृत्व वो इतना बढ़िया हमको मिला कि उनके प्रति लोगों के अंदर आस्था बढ़ी और उनके काम करने की पद्धति। नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत से नए विषयों को जनता के सामने रखा, और जिस ढंग से रखा, इस ढंग से कभी आज तक इस देश में किसी नेता ने नहीं रखा। उन्होंने कहा देश पहले, बाकी सब बाद में। अब ये बात आज तक किसी नेता ने नहीं की। उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब इतना संकल्प आज तक किसी नेता ने नहीं लिया। तो ये जो सारी बातें हैं, इसका जो विस्तार किया गया तो लोगों में आस्था बढ़ी, और आज सब पार्टियों को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। हमने भी कहा कि आप आइए, हम किसी का उपयोग करें। आपने आजकल आप खूब मुहावरे बता रहे हैं लोगों को, एक मुहावरे का जिक्र मैं भी करूंगा, टेढ़ी खीर की अगर हम बात करें। हरियाणा की राजनीति का जो डीएनए है, खासतौर पर जिस परिवारवाद के खिलाफ आप लोग जंग लड़ते रहे संगठन में या सरकारों में, ठीक है, लेकिन हरियाणा में उस परिवारवाद की एक्सेप्टेबिलिटी भी रही आज तक। तो ये कितनी भी टेढ़ी खीर थी इस परिवारवाद को, क्योंकि अपने पार्टी में भी आपको रोकना था, और बड़ी हद तक आप सफल भी रहे इसमें। देखिए, जातिवादी पॉलिटिक्स ये जो हरियाणा की अंदर भी खूब प्रचलित रही है, बहुत प्रदेशों में और भी है। देश में भी कहीं कहीं प्रदेशों की जो वैसे राजनीति होती थी, तो देश में शायद उस प्रकार का पोलराइजेशन तो नहीं होता था, प्रदेशों में ये पोलराइजेशन जरूर हो जाता था। चाहे वो फिर बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे गुजरात में, चाहे हरियाणा में, चाहे पंजाब में, हर जगह इस प्रकार की पोलराइजेशन जातिगत बनी हुई है। हमने उसमें से आकर के आह्वान किया, और मैं समझता हूँ उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। हमने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणा में एक। हम इस जातिगत आधार के ऊपर कोई भी भेदभाव का काम नहीं करेंगे। कुछ लोग पहले बोलते रहे कि जातिवादी नहीं होना चाहिए, अंदर अंडरग्राउंड को जातिवादी करते थे। हमने न तो अंडरग्राउंड किया न ओवर द ग्राउंड किया। हमने वास्तव में देश को, प्रदेश को एक जातियों से हट करके सबको साथ लेके चलने का, सबके इलाकों में विकास करने की बात, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठ करके हमने काम किया। लोगों ने सराहा उसको, और जब सराहा, आज बहुत बड़ी संख्या में लोग जातियों को छोड़ करके और इस प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़े हैं।
उसमें चाहे जाति के नाते हो, चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे पंजाबी है, चाहे अनुसूचित जाति है, चाहे राजपूत है, चाहे गुर्जर है, चाहे बखर ग्रास है, चाहे कोई भी जाति है, सब जातियों के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के राइट थिंकिंग पीपल वो सब साथ जुड़ गए हैं। अब जातियों का पोलराइजेशन कम से कम हरियाणा में तो आपका कहना जातियों का बंधन आपने तोड़ा। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, वो भी अब चुनावी प्रचार में कूद गया हरियाणा की, और वो कह रहे हैं कि हरियाणा में जिस विकास की बात आप कर रहे हैं वो विकास नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आप लोग गलत चश्मे से जनता को चीजें दिखा रहे हैं। आज सुबह मुझे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि एक और अब तो आपकी जीत हो जाएगी। मैंने कहा अब तो का क्या मतलब है? कहने कि एक स्टार कैंपेनर नए आए हैं हरियाणा में और वो स्टार कैंपेनर आपके चुनाव को बहुत तेजी से जीत की तरफ बढ़ा देंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे तो सारे स्टार कैंपेनर लगे हुए हैं, कोई ऐसा बाकी बचा नहीं जो फील्ड में नहीं है। कहने कि नहीं, एक स्टार कैंपेनर है जिसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जब भी चुनाव में जहां से भी उतरे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है। तो इसलिए हमको उनके आने का कुछ न कुछ लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो सीधा निशाना सरकार पर जाहिर सी बात से लगाएंगे, लेकिन आप पर सवाल उठाएंगे। उनका कहना है कि आप लोग कहते हैं पारदर्शिता, लेकिन उनका कहना है कि नौकरियों में वैसी पारदर्शिता नहीं है जिसका आप जिक्र करते हैं आप लोग। और ये भी बात वो बार बार कहते हैं, या जेजेपी ये बात कहते हैं कि बाहरी लोगों को ज्यादा नौकरियां दी। इस पर क्या कहना है, क्योंकि इस चुनाव को इस तरफ ले जाने की कोशिश हुई अब तक? देखिए, ये ठीक है, विपक्ष के लोग जिस भी प्रकार की कोई बात कहेंगे उनको कहने का अधिकार है। अल्टीमेटली जजमेंट तो जनता का है। जनता क्या सोचती है कि हमारी नौकरियां पारदर्शिता की थी या नहीं थी। हमारी नौकरियां पारदर्शिता का होने का यही बड़ा प्रमाण है कि आज एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैंने कोई किसी की सिफारिश करा के नौकरी ली या मुझे कहीं पैसा देना पड़ा। कांग्रेस के टाइम के लोग तो आज भी वो चिल्लाते हैं, रोते हैं कि भाई हमको तो लूटा गया बहुत, और उनको तो हमेशा हमेशा गुलाम बना के रखते थे। उनकी सभाओं में भीड़ हमेशा वही लोग लेके आते थे जिनको मोबिलाइज करते थे ऐसी नौकरी। और ये नेता तो खुल के कहते थे मैंने विधानसभा में 200 नौकरी दिलाई, मैंने 500 दिलाई, मैंने 100 दिलाई। दूर मत जाइए, कल ही दीपेंद्र हुड्डा ने ये कन्फेस किया है कि सीआईडी की रिपोर्ट जो होती है, जो सीएम के पास जाती है, वो रोज हमारे पास भी आती है, क्योंकि जो लोग वहाँ लगे हुए हैं वो तो हमारे ही लगाए हुए हैं। इसका मतलब है आपने कुछ पिक एंड चूज करके लगाए, ये तो कन्फेशन है। तो इस कन्फेक्शन के आधार पर देखा जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन हम चाहते हैं भी इस विषय को इतनी तूल हम क्यों दें? आखिर ये तो वो भी जानते हैं, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं कि उस समय ये सारा जो एक पिक एंड चूज करके और जिसको चाहे उसकी नौकरी दें, उसमें पैसा भी, उसमें सिफारिश भी, उसमें सब चीजें चलती थी। और जो आदमी पैसा भर के नौकरी लेता था, भ्रष्टाचार भी उन लोगों के कारण से ज्यादा होता था, क्योंकि जो पैसा लगाते हैं वो तनख्वाह में से पूरा नहीं हो सकता। इतने बड़े पैसे लगाने के बाद नौकरियां उनको मिलती थी। आज हमने चाहे वो जो हमारे लेवल पर बड़ी से बड़ी नौकरी हरियाणा में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से दी जाती है, HCS का भी हम लोगों ने जैसे ही एग्जाम हुआ, इंटरव्यू समाप्त हुआ शाम को 5 बजे कि पहले वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट निकालो, उसके बाद पता लगना चाहिए कि कौन लोग लगे कौन नहीं लगे। आज इतनी पारदर्शिता से नौकरी लगी है। और बयान देने के लिए कुछ भी दे दो, उल्टा बयान देते हैं कि नौकरियां परचून की दुकान पर बिकती हैं। अरे भाई, कुछ खरीदवा देते ना अभी परचून की दुकान से, अगर ऐसी बिकती थी तो। अब चूंकि जो काम उन्होंने कभी सोचा नहीं, जो वो कर पाए नहीं, उस काम को हमने करके दिखाया है और जनता में उसकी वाहवाही हुई है, तो उसके खिलाफ कुछ न कुछ बोलेंगे। तो आज देश में एक मॉडल स्टेट इस नाते से हरियाणा बना है। अब चूंकि जनता उसका एक हमको रिस्पॉन्ड अच्छी तरह कर रही है, रिस्पॉन्स हमको दे रही है, हमारे काम को पसंद कर रही है, तो इनको ये तकलीफ हो रही है कि अब आगे फिर 5 साल के लिए कांग्रेस की भैंस गई पानी में। मनोहर लाल जी, एक बात और, जब भी चुनाव आते हैं, हम अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में, क्योंकि आप भी अगले गंतव्य पे पहुंचने वाले हैं, जब भी चुनाव आते हैं तो हर प्रत्याशियों, खासतौर पे हम भी देखते हैं बतौर पत्रकार की, किसकी आय में कितनी वृद्धि हुई। इस बार भी जब खबरें आई तो हमने देखा कि मनोहर लाल जी की आय भी की संपत्ति भी बढ़ गई है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, बताइए। देखिए, बड़ा एक मजेदार ये प्रश्न भी है और उत्तर भी है। मैंने भी देखा कि मेरी आय डबल हो गई, संपत्ति डबल हो गई। जब मैंने उसका विश्लेषण किया तो मेरे पिताजी ने मुझे 2.5 एकड़ जमीन लगभग ऐसी है, तो उसका 50 लाख रुपया और कुछ एक मकान छोटा मेरे नाम से गांव में है,
और कुछ कैश 2-4-5 लाख होगा, तो ऐसा 60-62 लाख रुपए की मेरी संपत्ति पिछले 2014 के चुनाव में थी। और जब इस बार देखा तो मेरी जो आय है, सैलरी है, और जो मुझे कुछ मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, ये सभी एमएलए को मिलते हैं, सभी मंत्रियों को मिलते हैं। अब संयोग से मेरा खर्च उस प्रकार का कुछ ज्यादा है नहीं। एक 15,000 रुपया रसोई का खर्च होगा, 2-4-5,000 रुपया मेडिकल खर्च होगा, कुछ साल में 2-5,000 रुपया कपड़े खर्च होते होंगे, बाकी तो खर्च है नहीं। तो इस खर्चे को लेकर के करने के बाद भी वो लगभग लाख रुपया महीने के हिसाब से बचता रहा। कुछ उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया, तो 5 साल का 60-65 लाख रुपया वो उसमें जुड़ गया। मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया, वो सारा बैंक में रखा है। अब वो जुड़ने के बाद वो 1 करोड़ और 30-32-28 लाख कुछ ऐसी हो गई, तो स्वाभाविक डबल हो गई। लेकिन डबल हुई तो ये तो सब कहते डबल हो गई, मात्रा क्या है उसकी, इतना वो राशि है, इसको कोई चर्चा नहीं करता। हम जब दूसरों के एफिडेविट देखेंगे तो मान लो अगर हमारा 65 लाख बढ़ा है तो उनका 65 करोड़ बढ़ा है। तो अगर वो 500 करोड़ के पहले मालिक थे और उनका 65 करोड़ और बढ़ गया तो परसेंटेज में तो उनके 12-13% बढ़ा, 100% नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ तो 65 करोड़ गए, मालिक तो 565 करोड़ का है। तो ये मनोहर लाल का 1 करोड़ 28 लाख रुपया हमने तो घोषणा की है कि भाई किसी को चुभता हो तो हमको बता दो, हम उसको दे देते हैं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो नए हैं, उतना अनुभव नहीं है, ये तमाम बातें जिसे कहा जाए विद इन द पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, लेकिन अब आप 5 साल आपने पूरे शासन में बिताया और अगर 5 साल अब दोबारा से अगर जनता आपको मौका देती तो इस बार आपकी प्रायोरिटी क्या है? चलो आप अगर लगा के पूछ लें बेशक, लेकिन मेरा तो एकदम विश्वास है, यानी आपका कहना है कि अगर मगर की स्थिति नहीं है, मतलब मेरा पूरा विश्वास है कि जनता हमको मौका देगी। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि 5 साल जो हमने किया, हम तो वही जो पहले थे वही आज हैं, चाहे वो मनोहर लाल हो, चाहे हमारे पार्टी के बाकी लोग हों, लेकिन लोगों के दृष्टिकोण में अंतर आया है। बहरहाल जैसे हम तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को शुभकामनाएं देते हैं, आपको भी शुभकामनाएं मनोहर लाल जी कि चलो चंडीगढ़ का नारा किसका पूरा होता है 24 तारीख को देखना होगा हमें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रोहित जी, और चंडीगढ़ में मिलेंगे अब 24 तारीख को।